हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आंसर्स के साथ हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसकी जो कंप्लीट PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे मिल जाएगी, तो वो चीज़ आप वहाँ जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अगर आपको कोई भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप वो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें, क्योंकि क्या होता है कि जब वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं आते तो क्या है, मोटिवेशन नहीं मिल पाता है वीडियो बनाने के लिए। फिर आप लोग ऐसे बोलते हो कि आप सिर्फ ऐसे पूछते रहते हो कि आपको किस चीज़ की वीडियो चाहिए और वीडियो बना करके नहीं देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है, वीडियो हम लोग बनाएंगे और बनाते रहेंगे। तो हम लोग क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पर हमारे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है, नेम एनी 2 बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स। तो बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स ये हमारे पास में एक क्लास है, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं, किन्हीं भी 2 ड्रग्स के नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो एग्जाम्पल आ जाएंगे क्लेवुलैनिक एसिड एंड सल्बैक्टम। अब बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स होते क्या हैं, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, बीटा लैक्टमेज एंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बीटा लैक्टम रिंग होती है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स की वो ओपन हो जाती है एंड वो ड्रग्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। तो ये ड्रग्स क्या करती हैं कि बीटा लैक्टमेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिससे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो अपना काम आराम से कर पाए। तो जनरली इन ड्रग्स को बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के साथ में दिया जाता है, जिससे कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है वो अपना एक्शन शो कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिव द डीग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन जो है हमारे पास में एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होती है, इसके डीग्रेडेशन प्रोडक्ट जो हैं, मतलब अलग अलग सिचुएशंस के अंदर ये टूट करके उससे क्या बनेगा। जैसे पेनिसिलिन जो है ये एसिडिक पीएच के अंदर पेनिलिक एसिड बनाता है, अमाइडेज के प्रेजेंस में ये बनाता है 6 अमीनो पेनिसिलिनिक एसिड, CH3OH के प्रेजेंस में बनाता है मिथाइल पेनिसिलोइक एसिड, एंड एल्कलाइन पीएच और NaOH या फिर पेनिसिलिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में बनाता है पेनिसिलोइक एसिड। ठीक है, तो डीग्रेडेशन प्रोडक्ट जो है पेनिसिलिन के, ये सारे जो हैं ये इसके डीग्रेडेशन प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अमीनो पेनिसिलिन्स। तो पेनिसिलिन जो है उसका जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास में एक क्लास आती है अमीनो पेनिसिलिन। तो इसके कोई भी 2 एग्जांपल्स जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। सो 2 एग्जांपल आ जाएंगे, एमॉक्सिसिलिन एंड एम्पिसिलिन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स। तो सिफेलोस्पोरिन्स एंड उसके अंदर भी 4th जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स जो है उनके 2 एग्जांपल्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। सो सिफेलोस्पोरिन्स जो है हमारे पास में 4 क्लासेस के अंदर क्लासिफाइड होते हैं, 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन एंड 4th जनरेशन। तो 4th जनरेशन के अंदर जो 2 ड्रग्स हमारे पास आती है वो आती है सैफिप्रिम एंड सैफ्टोबिप्रोल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गिव मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो अब जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती है वो किस तरीके से काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो एक लाइन के अंदर हम लोग देखें अगर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो वो सिंपली ये होता है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स जो है सेल वॉल के सिंथेसिस को रोकती हैं। अब सेल वॉल जो है वो नहीं बनती तो उसकी वजह से बैक्टीरिया जो है उसकी डेथ हो जाती है। अब अच्छे से प्रॉपर इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग देखें तो क्या होता है कि सारे के सारे बैक्टीरिया जो होते हैं वो हाइपर ऑस्मोटिक होते हैं, मतलब क्या करते हैं वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं साइटोप्लाज्मिक रीजन के अंदर। तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो स्वेल हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया जो है वो हमारे पास में फूल जाता है, उसका साइज़ ये है तो और ज़्यादा बड़ा उसका साइज़ हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया के बर्स्ट होने के, फूटने के चांसेस होते हैं, बट इसकी जो सेल वॉल होती है सबसे बाहर सेल वॉल, वो जो है इस चीज़ को रोक करके रखती है, इन सेल जो बैक्टीरिया जो है वो बर्स्ट नहीं होता। बट बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स क्या करते हैं कि जो हमारे पास में सेल वॉल बनाने वाली चीज़ें होती हैं बैक्टीरिया के अंदर, उस चीज़ को इनहिबिट कर देती है, जिसकी वजह से सेल वॉल का सिंथेसिस ही नहीं होता। तो उस वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो हमारा बर्स्ट हो जाता है, तो इससे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से जो है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स काम करते हैं। अब बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, मोनोबैक्टम्स के तीनों आते हैं, इनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो सेम ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जो है हमारे पास में, इसके 2 एग्जांपल्स जो है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। सो इसके अंदर 2 एग्जांपल आएंगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट आता है गिव स्ट्रक्चर ऑफ मीनोसाइक्लिन। तो मीनोसाइक्लिन जो है ये टेट्रासाइक्लिन क्लास से हमारे पास बिलोंग करती है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली हम लोग को यहाँ पर बताना है।
तो यहाँ पर जो है मीनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मीनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर होता है। अब जब एग्जाम के अंदर हमसे पूछा जा रहा है मीनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर एंड अगर हमें याद नहीं है तो टेट्रासाइक्लिन का SAR हम लोगों ने पढ़ा है, तो जनरल स्ट्रक्चर हम लोग को आता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जनरल स्ट्रक्चर बना देंगे, उसके बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें कहीं पर ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम के अंदर करके आ सकते हैं अगर हमें स्ट्रक्चर याद ना हो तो, ठीक है। बाकी इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। अब आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने के पहले एक छोटी सी बात हम लोग यहाँ पर आपको बता देते हैं कि मेनली हमारे पास 2 मार्क्स के अंदर 90% क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है कि कोई भी क्लास वगैरह हो गई या फिर कोई भी टर्म हो गई, सिंपली डेफिनेशन हमसे पूछी जाती है, ठीक है। डेफिनेशन नहीं तो हमारे पास में क्या होता है, स्ट्रक्चर जो है किसी भी ड्रग का वो पूछा जाएगा, या फिर अगर किसी का सिंथेसिस जो है वो एक लाइन का छोटा सा सिंथेसिस, बहुत बड़े सिंथेसिस जो होते हैं वो 2 मार्क्स के अंदर नहीं पूछे जाते हैं। कोई भी छोटा सा सिंथेसिस होगा तो वो हम लोगों से जो है 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नहीं तो किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो हमारे पास में 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जिससे बनते हैं, जो आप लोग यहाँ पर भी देखेंगे एंड प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन पेपर जा करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी चीज़ से बनते हैं कि कोई भी क्लास हमें दे देंगे एंड बोलेंगे कि उसके अंदर से 2 एग्जाम्पल बताओ, 4 एग्जाम्पल बताओ। मतलब मेनली हम लोग कहें तो क्लासिफिकेशन में से क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो तो हम लोग को डेफिनेटली याद रहने ही चाहिए, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग देख लेते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है नेम 2 मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। तो किन्हीं भी 2 मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स के हम लोग को यहाँ पर नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी हमारे पास कहाँ से हो गया, क्लासिफिकेशन के अंदर से। तो इसलिए क्लासिफिकेशन आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि टोटल हमारे पास 10 क्वेश्चन है, तो उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम्पल वाले हमारे पास आ ही जाते हैं, ठीक है। तो अब 2 मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स हमारे पास आ गए, इरिथ्रोमाइसिन एंड एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया डेफिनेशन, व्हाट इज प्रोड्रग। प्रोड्रग जो है वो होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन मैं यहाँ पर पढ़ देती हूँ एक बार। drugs that are basically inactive but when they are introduced into the body they get converted to active form by the process of metabolism or by enzymatic actions। तो सिंपली प्रोडक्ट्स क्या होती हैं, ऐसी ड्रग्स होती हैं जो बेसिकली तो इनएक्टिव होती हैं, जनरली इनका कोई इफेक्ट नहीं होता, बट जब इन्हें बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करा जाता है, मतलब जब पेशेंट जो है इस दवाई को खा लेता है तो क्या होता है, ये फार्माकोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है मेटाबॉलिज्म की मदद से या फिर एंजाइमेटिक एक्शंस की मदद से, ठीक है। जैसे कि एस्पिरिन जो है इसे प्रोड्रग के फॉर्म में हम लोग सैलिसाइलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होता है कि अब ये जनरली तो बायोलॉजिकली इनएक्टिव होती है, लेकिन जब बॉडी के अंदर इसको देते हैं तो क्या होता है कि ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनलिस्ट एप्लीकेशंस ऑफ प्रोड्रग। तो प्रोड्रग की एप्लीकेशंस जो है 2 मार्क्स के अंदर, 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार हमसे ये एप्लीकेशंस पूछी ही जाती हैं। तो मेन एप्लीकेशंस इसकी क्या होगी, ये क्या करते हैं, अनप्लीजेंट टेस्ट या ऑर्डर जो होता है ड्रग का उसे मास्क कर देते हैं, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। देन प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म जो है, मतलब मीन्स ड्रग का एब्जॉर्प्शन वगैरह होने के पहले ही क्या होता है कि अपने साइट ऑफ एक्शन पर पहुंचने के पहले ही कहीं पर थोड़ा बहुत मेटाबॉलिज्म होकर के ड्रग की कंसंट्रेशन जो है, ड्रग का लेवल जो है वो कम हो जाता है। तो ये सब किसकी वजह से होता है, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है। जैसे लिवर के अंदर जो है पहले ही ड्रग मेटाबोलाइज हो जाती है साइट ऑफ एक्शन के ऊपर पहुंचने के पहले ही, तो ये क्या करते हैं, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म को भी प्रिवेंट करती है। देन साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी होती है, मतलब जहाँ पर हमें एक्शन चाहिए उसी साइट पर जो है जाकर के ड्रग जो है वो डिलीवर हो सकती है, ठीक है। देन गैस्ट्रिक इरिटेशन को कम करने में मदद करते हैं, केमिकल स्टेबिलिटी जो होती है ड्रग की उसे बढ़ाने में भी मदद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे पास जो ये एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है इसमें से क्लोरोक्विन एंड पामाक्विन दोनों का सिंथेसिस एकदम एक लाइन का सिंथेसिस होता है, बहुत ही छोटा छोटा सिंथेसिस होता है। तो ये दोनों ही जो है 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। एंड इन दोनों का ही सिंथेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर 2 मार्क्स के अंदर नहीं तो आगे जाके 5 मार्क्स के अंदर जो है इसका सिंथेसिस पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जो है क्लोरोक्विन जो है उसका सिंथेसिस देख रहे हैं, बाकी पामाक्विन जो है सिंथेसिस की जो अलग से वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, अभी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन की वीडियो में मैं अपलोड करूँगी, तो उसके अंदर आप लोग देखना कि जैसा मैंने बताया था आप लोगों की क्लासिफिकेशन, देन सिंथेसिस, देन SAR, इन 3 चीज़ों के क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो चीज़ आप उस पेपर के अंदर देख सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है इन 3 टॉपिक से हमारे पास आएंगे। तो अगर हमारे पास टाइम कम है तो ये 3 चीज़ें तो हमें अच्छे से पढ़ के जानी ही है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है सिंपली क्लोरोक्वीन का सिंथेसिस है। 4,7 डाइक्लोरोक्विनोलिन जो है जब ये रिएक्ट करेगा 4 अमीनो 1 डाइएथाइल अमीनो पेंटेन के साथ में, तो इसका कंडेंसेशन होगा, HCl जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा एंड क्लोरोक्वीन जो है वो बन जाएगा। किस तरीके से, Cl यहाँ से हट करके ये वाला ग्रुप जो है NHCH CH3 CH2 3 C2H5 C2H5 जो यहाँ करके जुड़ जाएगा, ये हमारे पास हो गया कंप्लीटली क्लोरोक्वीन। ठीक है, अब जो सिंथेसिस क्लासिफिकेशन एंड SARA मैं ऑलरेडी पहले भी आपको अलग अलग वीडियोस के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या है ब्रीफ के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे जल्दी जल्दी जो है आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एनालाइज द ड्रग्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स तो हैं ही जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करती हैं, उसके अंदर से भी हमें एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स जो है उनके अंदर जो है कुछ ड्रग्स के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम टाइम पे हम लोग जो है इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं। दो जगह पर ये चीज़ हमारे पास आती है, एक तो सिंपली एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स आते हैं, दूसरे आते हैं एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये दोनों जो है हमारे पास अलग अलग होंगे, इन दोनों के अंदर ड्रग्स जो है वो अलग अलग आएगी। दूसरा हमारे पास एंटी फंगल होते हैं, तो एक तो आएंगे एंटी फंगल एजेंट्स एंड दूसरे आएंगे एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। तो क्वेश्चन हम लोग को ध्यान से पढ़ना है कि उसके अंदर हमें कौन सी वाली चीज़ जो है वो वहाँ पर बतानी है। तो एंटी ट्यूबरकुलर एंटीबायोटिक्स हमारे पास आ जाएंगे रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, साइक्लोसाइरिन, कैप्रियोमाइसिन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन आता है, गिव सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजिड या फिर पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। इन दोनों का सिंथेसिस भी एक लाइन का सिंथेसिस है, तो इसलिए ये भी जो है 2 मार्क्स के अंदर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बाकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आइसोनियाजिड वाला ही सिंथेसिस रहता है, पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड वाला सिंथेसिस जो है वो थोड़ा कम एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो आइसोनियाजिड का सिंथेसिस यहाँ पर दिया गया है, 4 पिकोलिन जो है इसका ऑक्सीडेशन होगा तो आइसोनिकोटिनिक एसिड बन गया। क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ CH3 से COOH जो है वो हमारे पास यहाँ पर जुड़ गया। अब इसका एस्ट्रिफिकेशन हुआ तो यहाँ पर ये हमारे पास बन गया COOC2H5, देन हाइड्रोजीन की प्रेजेंस में यहाँ पर आ गया CONH NH2 आइसोनियाजिड जो है वो यहाँ पर बन गया। अब नेक्स्ट आता है पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, इसका भी एक लाइन का सिंथेसिस है। सबसे पहले एंथ्रानिलिक एसिड, इसका नाइट्रेशन हुआ तो यहाँ पर जो है NO2 जुड़ गया, देन NaNO2 और HCl H2O की प्रेजेंस में से बॉयल करा तो यहाँ पर जो है OH हमारे पास में जुड़ गया, देन इसका रिडक्शन करेंगे तो NO2 से NH2 बन जाएगा। ये जो है ये हमारा पैरा अमीनो सैलिसाइलिक एसिड होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आता है, गिव द स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एसाइक्लोविर। तो एसाइक्लोविर जो कि हमारे पास में एक एंटीवायरल ड्रग है, इसका हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर बताना है, देन इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया गया है। जनरली इसके अंदर क्या होता है, ग्वानिन रिंग हमारे पास में रहती है, उसके बाद में यहाँ पर CH2O CH2 ट्वाइस OH ये जो है यहाँ पर जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसका सिंपली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, अलग अलग एंजाइम्स की मदद से क्या होता है कि एसाइक्लोविर जो है वो एसाइक्लोविर मोनोफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट होता है, देन एसाइक्लोविर डाइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, देन एसाइक्लोविर ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जो हमारे पास में ट्राइफॉस्फेट होता है, ये क्या होता है कि वायरस का जो DNA पॉलीमरेज होता है उसके लिए ज़्यादा एफिनिटी होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू जो ह्यूमन DNA पॉलीमरेज होता है। तो क्या होगा कि ये जो है वायरल DNA पॉलीमरेज से जाकर के बाइंड हो जाता है एंड क्या करता है कि DNA के अंदर इनकॉर्पोरेट होकर के DNA चेन का जो टर्मिनेशन कर देता है, तो DNA की ग्रोथ रुक जाती है। तो इस तरीके से जो है ये वायरस से होने वाली डिजीज़ जो हमारे डिजीज़ हो रही है उसे कम करने में मदद करता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट डाउन सिंथेटिक प्रोसीजर फॉर नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है इसका सिंथेटिक प्रोसीजर मतलब इसका सिंथेसिस किस तरीके से होगा वो हमें यहाँ पर सिंपली बताना है। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास में फ्यूरेन रिंग है जिसके ऊपर NO2 एंड CH है, तो 5-नाइट्रो-2 फ्यूरएल्डिहाइड। ठीक है, जब इसके साथ में हम लोग 1 अमीनो हाइड्रेंटोइन को ऐड करेंगे, इसका कंडेंसेशन होकर के यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है वो बन जाएगा। ये वाला जो है इतना स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा हो गया, CH के साथ में डबल बॉन्ड N इससे ये जुड़ गया एंड देन ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ गया। इस तरीके से जो है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम एनी 2 एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स। तो किन्हीं भी 2 एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स जो है उनके नाम हम लोग को यहाँ पर बताने हैं। तो 2 जो एंटी प्रोटोजोल ड्रग्स है वो आ गए मेट्रोनिडाजोल एंड टीनिडाजोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं डिफाइन फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स एंड गिव एग्जाम्पल। तो सबसे पहले फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स होते क्या, उसकी डेफिनेशन हम लोग को बतानी है, उसके बाद में इसके एग्जाम्पल्स जो है वो बताने हैं। तो सबसे पहले फोलेट रिडक्टेज जो है, बैक्टीरिया को फोलेट रिडक्टेज या फिर ये कहें डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज चाहिए होता है ग्रो करने के लिए एंड मल्टीप्लाई करने के लिए। तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन जो होता है बैक्टीरिया का रुक जाता है।
तो सिंपली फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स जो है ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर फोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो रुक जाती है। ठीक है, ये जो है एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को किल करने में या उनकी ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं। अब इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं ट्राइमेथोप्रिम एंड कॉट्रीमोक्साजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉट्रीमोक्साजोल। अब कॉट्रीमोक्साजोल क्या होता है, ये जो है फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन होता है ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल का। ठीक है, अब ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल इन दोनों को साथ में इसलिए यूज़ करा जाता है क्योंकि इन दोनों की क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम हाफ लाइफ होती है, तो इसलिए इन दोनों को कॉम्बिनेशन के अंदर यूज़ करा जाता है। अब कॉट्रीमोक्साजोल जो है एक फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर का एग्जाम्पल है, जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर देखा था। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज डेप्सोन। अब डेप्सोन क्या होता है, डेप्सोन जो है एक एंटीबायोटिक होती है जो कि सल्फोन क्लास से जो है बिलोंग करती है। ठीक है, इसे कॉमनली जो है कॉम्बिनेशन में यूज़ करा जाता है रिफेम्पिसिन एंड क्लूफाजिमीन के साथ में लेप्रोसी के ट्रीटमेंट के अंदर, एंड इसे स्किन इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के अंदर भी यूज़ करा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव सिंथेटिक प्रोसीजर ऑफ डेप्सोन। तो डेप्सोन का सिंथेसिस जो है ये भी 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है, नहीं तो 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसका सिंथेसिस जो है मोस्ट ऑफ द टाइम्स पूछा ही जाता है, तो इसलिए हमें अच्छे से याद रहना चाहिए। तो इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले बेंजीन जो है इसका कंडेंसेशन होगा H2SO4 की प्रेजेंस में, तो इससे क्या होगा, डाइफिनाइल सल्फोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर SO2 आ गया एंड 2 बेंजीन रिंग आ गई। देन इसका नाइट्रेशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा एंड यहाँ पर भी NO2 जुड़ जाएगा। देन इसका रिडक्शन कर देंगे तो NO2 जो है वो NH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एंड यही जो है हमारा डेप्सोन होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव एग्जाम्पल ऑफ ड्रग्स बिलोंगिंग टू N1 एंड N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो सल्फोनामाइड्स का जब हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसके अंदर एक क्लास हमारे पास आती है बोथ N1 एंड N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। तो उसके अंदर जो एग्जाम्पल आएंगे वो आएगा सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल एंड थैलिल सल्फाथायाजोल। ठीक है, नेक्स्ट इज एनलिस्ट द अप्रोचेज ऑफ ड्रग डिज़ाइन। तो ड्रग डिज़ाइन की जो अलग अलग अप्रोचेज होती है उसकी लिस्ट, मतलब उनके नाम जो है वो हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो 4 तरह की हमारे पास में मेनली अप्रोचेज होती हैं ड्रग डिज़ाइन के लिए। पहली आती है लीगेंड बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, दूसरी आती है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिज़ाइन, थर्ड आती है रैशनल ड्रग डिज़ाइन, एंड फोर्थ आती है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट। अब पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हम लोग को यहाँ पर बतानी है। सो पार्टीशन कोफिशिएंट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एक्वस फेज। मतलब पार्टीशन कोफिशिएंट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन ऑर्गेनिक फेज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन एक्वस फेज या फिर वाटर के अंदर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज QSAR। अब QSAR क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, QSAR अप्रोच अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई द फिजिको-केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ ड्रग एंड टू सी वेदर एनी ऑफ दीज प्रॉपर्टीज हैज़ एन इफेक्ट ऑन द ड्रग्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी बाय यूजिंग द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो सिंपली QSAR अप्रोच जो होती है ये इस चीज़ में मदद करती है कि फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एक ड्रग की, उसे आइडेंटिफाई करना एंड क्वांटिफाई करना, ये देखने के लिए कि इन प्रॉपर्टीज़ का बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है ड्रग की उसके ऊपर कोई इफेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब इस चीज़ को जो एक मैथमेटिकल इक्वेशन के बेसिस पर यहाँ पर बताया जाता है। अब फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ या पैरामीटर्स जो होते हैं वो होते हैं पार्टीशन कोफिशिएंट, हैमिट कांस्टेंट एंड टेफ्ट्स कांस्टेंट, और भी बहुत सारे होते हैं। तो QSAR जो है इस यूनिट में से QSAR का 10 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो भी कभी कभी बनता है, या फिर 5 मार्क्स के अंदर भी QSAR पूछा जा सकता है। सो 3 मेन टॉपिक्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो इस यूनिट में से होते हैं वो है QSAR, डॉकिंग टेक्निक्स एंड कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आता है डॉकिंग टेक्निक्स। तो डॉकिंग का क्या मतलब होता है, डॉकिंग इज अ मैथड विच प्रेडिक्ट्स द प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अ सेकेंड व्हेन बाउंड टू ईच अदर टू फॉर्म अ स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो सिंपली डॉकिंग का मतलब ये होता है, एक ये ऐसा मेथड होता है जो बताता है, प्रेडिक्ट करता है कि कौन सी ओरिएंटेशन जो है एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के लिए बेस्ट रहेगी कि जब वो दोनों बाइंड होए तो क्या हो, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो हमारे पास में बने। जैसे मान लेते हैं हमारे पास में एक तो ये है मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास में रहेगा इसके अंदर इस तरीके से ये रहेगा। ठीक है, अब पहला मॉलिक्यूल तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया एंड ये है दूसरा मॉलिक्यूल। तो अब इनकी ओरिएंटेशन क्या होनी चाहिए जिससे कि क्या हो कि ये एक दूसरे से बाइंड होकर के स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएं। तो मतलब
जैसे ये है, तो अगर ये वाला जो है वो इस तरीके से होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, अच्छे से ये लोग बाइंड हो पाएंगे एंड इससे स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन पाएगा। तो सिंपली डॉकिंग टेक्निक्स के अंदर जो है यही देखा जाता है कि क्या ओरिएंटेशन रखें जिससे कि स्टेबल कॉम्प्लेक्स जो है वो बन पाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। अब कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है, इसके नाम से हम लोग समझ सकते हैं कंबाइन करना। तो इसके अंदर क्या होता है कि सिंगल कंपाउंड की जगह कॉम्बिनेशन के अंदर बहुत सारे कंपाउंड जो हैं वो एक साथ बनाए जाते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स को मास के अंदर बनाया जाता है, सिंगल कंपाउंड नहीं बनाया जाता, ठीक है। सो कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री जो है, इट इज़ अ न्यू टेक्निक दैट इज डेवलप्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री विच इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड्स इन मास इंस्टेड ऑफ अ सिंगल कंपाउंड विच आर स्क्रीन्ड एज अ होल मिक्सचर फॉर पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक है। तो ये एक नई टेक्निक है जिसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर डेवलप करा गया है, जिसके अंदर कंपाउंड्स जो हैं वो बहुत सारे एक साथ बनते हैं। सिंगल कंपाउंड्स हम लोग यहाँ पर नहीं बनाते हैं, जिन्हें स्क्रीन करा जाता है होल मिक्सचर के रूप में एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस करें हैं जो आपको एग्जाम के अंदर, पेपर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बाकी यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ टॉपिक्स का आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आपको आंसर्स वगैरह अगर 5 और 10 मार्क्स के अंदर भी आ जाए तो भी आप थोड़ा बहुत कुछ तो लिख करके आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।